उत्तराखंड प्रिंसिपल जीता आईएएस लाइव क्लासेस में आपका स्वागत है। क्रैश कोर्स आज स्टार्ट से शुरू हो रहा है और जो लोग कनेक्ट नहीं हुए हैं प्लीज़ जल्दी से कनेक्ट हो जाइए। फिर इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जिन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले मुदालियर आयोग, जहां से आपका सिलेबस स्टार्ट होता है, और मुदालियर आयोग से शुरू करते हैं। मुदालियर आयोग के बाद कोठारी आयोग पर भी चर्चा करेंगे, तो सबसे पहले मुदालियर आयोग समझ लेते हैं क्या है। मुदालियर आयोग का जो पहले उद्देश्य समझ लेते हैं। स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद भारतीय शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन किए गए, और इन परिवर्तनों के पीछे का उद्देश्य ये था कि अभी तक भारत में अंग्रेजी शासन की हुकूमत थी, तो जो शिक्षा व्यवस्था थी उसका पैटर्न जो था वो भारतीयों के हितों के संदर्भ में नहीं था। 1952 में मुदालियर आयोग का गठन किया गया, और जिसका उद्देश्य जो था वो माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन करना, और माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन करने के साथ साथ माध्यमिक शिक्षा में सुधार हेतु सुझाव देने हेतु मुदालियर आयोग का गठन किया गया। तो फैक्ट क्वेश्चन है, मीनाक्षी जी प्रणाम, सारे टीचर्स को प्रणाम। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं उन पर बहुत रैपिडली चर्चा करेंगे, क्योंकि क्रैश कोर्स है। एक्चुअली मीनाक्षी जी, ये क्रैश कोर्स का नया बैच स्टार्ट हुआ है और इसके स्टूडेंट्स कुछ नए हैं, लेकिन आप लोगों के लिए भी इसमें कनेक्ट किया गया है ताकि पुनः आपका एक बार रिवीजन हो जाए। आपकी वो क्लास कंटिन्यू एज इट सेम चलती रहेगी, और एक क्रैश कोर्स है, और क्रैश कोर्स में भी आप लोगों को कनेक्ट किया गया है, जिसके पीछे जो मूल उद्देश्य है वो है आपका रिवीजन हो जाएगा, और जो स्मार्ट फैक्ट हैं उन स्मार्ट फैक्ट पर अगेन आपकी पकड़ हो जाएगी, अच्छे से तैयारी हो जाएगी। सारे टीचर्स के लिए मेरा प्रणाम। तो स्टार्ट करते हैं, और अब डिस्कशन भी होगा, अच्छा भी लगेगा आप लोगों के साथ, क्योंकि सारे लोग अब इससे परिचित हो चुके हैं जितने भी शिक्षा आयोग थे। और इनकी जो मुख्य मुख्य रिकमेंडेशन है, नहीं हाँ, 4 से 5 है। आशीष जी, जो क्लास है, एक क्रैश कोर्स की जो क्लास रहेगी वो 3 to 4 रहेगी, और 4 to 5 आपका जो प्रिंसिपल का बैच चल रहा था वो ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। तो स्मार्ट फैक्ट एक बार से पुनः आपके रिवाइज हो जाएंगे, इससे कंसेप्ट और आपका क्लियर होगा। तो स्मार्ट फैक्ट है, आयोग का जो उद्देश्य था, उद्देश्य से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उद्देश्य 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 ही था माध्यमिक शिक्षा का माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन करना, पुनर्गठन गठन करना, और और सुधार हेतु सुधार हेतु सुझाव देना हेतु सुझाव देना। तो एक आपका क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, उद्देश्य से रिलेटेड होगा। दूसरा फैक्चुअल क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा। फैक्चुअल क्वेश्चन और बनेगा, वो बनेगा कि माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया। तो हमें ध्यान में रखना है, पुनः रिवाइज होगा आपका 23 सितंबर 1952 को। 23 सितंबर 1952 को इस आयोग का गठन किया गया, और इस आयोग के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर डॉक्टर लक्ष्मण लक्ष्मण डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। एक यहाँ से आपका क्वेश्चन बन रहा है। दूसरा, यहाँ से क्वेश्चन बनने के बाद एक क्वेश्चन आपका और बनेगा। एक क्वेश्चन आपका और बनेगा, उसको समझ लेते हैं। और वो क्वेश्चन बनेगा, लक्ष्मण स्वामी का स्टेटस क्या था जब जिस समय ये आयोग के अध्यक्ष बने थे। लक्ष्मण स्वामी मुदालियर का करंट स्टेटस था कि मद्रास विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति थे। तत्कालीन कुलपति थे
कुलपति थे। कुलपति थे। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब यहाँ से उद्देश्य हो गया, आपका डेट हो गया 23 सितंबर 1952, और डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर का स्टेटस हो गया, करंट स्टेटस मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति थे। तो यहाँ से आपके कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आपके बनते हैं, और इसका उद्देश्य जो था वो उद्देश्य ये था कि हम माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन और माध्यमिक शिक्षा के सुधार हेतु सुझाव देना। और हालांकि इससे पहले भी माध्यमिक शिक्षा से संबंधित 2 आयोग बन चुके थे भारत में। आप लोगों से क्वेश्चन है जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं, और उन्होंने भी माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में सुझाव दिए थे। तो ताराचंद समिति थी, और ताराचंद समिति के जो सुझाव थे वो बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं थे, तो सरकार को ज़रूरत महसूस हुई और पुनः सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन की सलाह पर माध्यमिक शिक्षा के गठन और पुनर्गठन और सुधार हेतु मुदालियर आयोग का गठन किया गया। तो ये क्वेश्चन कल भी मैंने आप लोगों से टेस्ट पेपर में पूछा था। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन का गठन 1920 में हुआ था। तो यहाँ से इस तरीके से फैक्चुअल क्वेश्चन बनेंगे, इन पर पुनः आपका रिवीजन हो जाएगा। अगला देखते हैं फैक्ट। माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य बताए थे इस आयोग ने। एक क्वेश्चन, हाँ, केव सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन जिसको कहते हैं, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य से पहले एक क्वेश्चन और आपका फैक्ट निकल कर आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 29 अगस्त 1953 को आयोग ने अपना प्रतिवेदन सरकार को सौंप दिया। ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। 29 अगस्त 1953 को 1953 को आयोग ने, हाँ, आज मैडम 2 घंटे की क्लास है आज आपकी, और ये सब आपकी सेवा के लिए है। इसमें आपके लिए रैपिडली फैक्ट मिलेंगे इस क्लास में, और जो आपकी प्रिंसिपल मेन क्लास है उसमें आपको टोटल कंसेप्चुअली फैक्चुअली डिटेल्ड डिस्कशन के साथ उसमें सारा मैटर मिलेगा। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के यहाँ से एक क्वेश्चन आपका ये फैक्ट हुआ। अब इस आयोग ने सरकार को अपना प्रतिवेदन सौंपा, और माध्यमिक शिक्षा के कुछ उद्देश्य इस आयोग ने रिकमेंड किए थे, बताए थे कि माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य होने चाहिए, ताकि माध्यमिक शिक्षा का जो संचालन जो है इन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया जा सके, और इन उद्देश्यों की प्राप्ति करने पर पूरा बल देना चाहिए, जोर देना चाहिए, ताकि माध्यमिक शिक्षा का जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति हो सके। तो इसके लिए सबसे पहले आयोग ने बताया जनतांत्रिक नागरिकता का विकास। लोकतांत्रिक पद्धति सिस्टम में है, और इस राजेंद्र सर, वेरी गुड इवनिंग, सारे टीचर्स को प्रणाम। तो इस आयोग जनतांत्रिक लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास हो, सभी लोग बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव के जीवन यापन करें, और प्रत्येक बच्चे को उसकी रुचि रुझान और क्षमता के अनुसार उसे व्यवसाय चुनने का मौका मिले। तो इस तरीके से जनतांत्रिक नागरिकता का कंसेप्ट क्लियर होता है। दूसरा है ऑलराउंड डेवलपमेंट, प्रत्येक बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। महात्मा गांधी की एक डेफिनेशन भी है, पूछ ली जाती है कभी कभी। महात्मा गांधी जी की डेफिनेशन है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय मनुष्य के शरीर, मन,
मन, शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण सर्वांगीण विकास से है। आत्मा के सर्वांगीण विकास से है। तो ये डेफिनेशन इसलिए मैंने बताई है, शिक्षा से रिलेटेड है, पूछी जा सकती है। हाँ राजेंद्र सर, डेली क्लासें अब आपकी इसी पैटर्न पे चलेंगी 3 to 5। तो ये डेफिनेशन जो है यहाँ पर इसलिए इसको उल्लेखित किया है क्योंकि सर्वांगीण व्यक्तित्व की बात आई है। तो सर्वांगीण व्यक्तित्व जो है वो शिक्षा के द्वारा ही संभव है, और सर्वांगीण व्यक्तित्व को और कंसेप्चुअली ये डेफिनेशन क्लियर करती है। बालक मनुष्य अथवा बालक के शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण विकास से है। शरीर का कंसेप्ट आप समझते ही हैं। बालक का शरीर जो है उसकी पोटेंशियल ग्रोथ हो सके, इसके लिए खेलकूद और पाठ्य सहगामी क्रियाएं। मस्तिष्क विकास हो सके, और मस्तिष्क के विकास के लिए चिंतन, मनन, अवलोकन, ये सब मानसिक विकास से संदर्भित कंसेप्ट हैं, तो इनका विकास हो सके। और फिर आता है शरीर, मन और आत्मा। आत्मा से मतलब आत्मचेतना से है। प्रत्येक व्यक्ति के अंतिम निर्धारित लक्ष्य होते हैं जीवन के, और उनकी ओर वो अग्रसर हो सके। तो सर्वांगीण विकास से दूसरा उद्देश्य बताया गया था माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा। तीसरा उद्देश्य है व्यवसायिक कुशलता में वृद्धि। व्यवसायिक कुशलता में वृद्धि। और एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा कि कितने माध्यमिक स्तर के कितने प्रतिशत छात्रों के लिए आयोग ने रिकमेंड किया था कि इनका व्यवसायिक विकास हो सके। माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये किसी न किसी व्यवसाय से जुड़ जाएं, इसके लिए आयोग ने कुछ परसेंटेज रखा था टोटल छात्रों का। तो इसमें मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन ए है 50% और ऑप्शन बी है 70%। कितने परसेंट छात्रों को व्यवसायिक शिक्षा से जुड़े जाने का? हाँ, मीनाक्षी जी ने बिल्कुल राइट बताया है, 70%। वेरी गुड, आप लोगों ने बहुत अच्छी स्टडी की है। 70% बालकों को व्यवसायिक शिक्षा से जोड़े जाने का इसमें उद्देश्य रखा गया था, क्योंकि आर्थिक तंगी को तभी दूर किया जा सकता है, शिक्षित बेरोजगारी और आर्थिक तंगी का निराकरण तभी होगा जब बालक किसी न किसी स्किल को डेवलप कर लेगा और वो व्यवसाय से जुड़ जाएगा। सभी लोगों ने राइट आंसर दिया, वेरी गुड। फिर है नेतृत्व का विकास। नेतृत्व के विकास से तात्पर्य है कि बालक जो है दिन प्रतिदिन जीवन के लिए तैयार हो सके। हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है कि शिक्षा का उद्देश्य होता है जीवन की तैयारी, और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं, और उन समस्याओं में वो किस तरीके से सही निर्णय ले सके, और सही निर्णय लेना, मोटिवेट करना खुद को और सामने वाले को, ये सब नेतृत्व क्षमता के अंतर्गत आते हैं। तो ये 4 उद्देश्य थे माध्यमिक शिक्षा आयोग ने बताए थे, और बहुत इंपॉर्टेंट ये उद्देश्य हैं, इनका बड़ा मीनिंग है। नेक्स्ट है माध्यमिक शिक्षा का संगठनात्मक ढांचा और सिफारिशें। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो माध्यमिक शिक्षा का संगठनात्मक ढांचा क्या होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। पहला है माध्यमिक शिक्षा की अवधि 7 ईयर्स होनी चाहिए। 7 वर्ष की रखी गई थी माध्यमिक शिक्षा की अवधि। यह दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये और बनता है, यह शिक्षा 17 वर्ष तक के बालक और बालिकाओं के लिए होनी चाहिए। 17 ईयर्स तक के बालकों के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको आप ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तीसरा था, ये सुझाव भी बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है कि किस आयोग ने सिफारिश की थी कि इंटरमीडिएट की कक्षा को समाप्त कर दिया जाए। तो वेरी बार बार सिंपली आप ध्यान रखें, इंटरमीडिएट कक्षा को समाप्त करने का सुझाव जो था वो मुदालियर आयोग का था, जिसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, मुदालियर आयोग को। इसमें इन्होंने सुझाव दिया था कि माध्यमिक इंटरमीडिएट की कक्षा को समाप्त कर दिया जाए तथा उसका प्रथम वर्ष माध्यमिक शिक्षा और द्वितीय वर्ष जो है वो स्नातक शिक्षा से संबंधित कर दिया जाए। मुदालियर आयोग को एक अन्य नाम से भी जानते हैं, उसको हम कहते हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग। तो ये दोनों नामों से जाना जाता है।
मुदालियर आयोग और माध्यमिक शिक्षा आयोग। तो एक दो क्वेश्चन आपके यहाँ से निश्चित रूप से आपको पेपर में मिलेंगे और ये इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। इसके बाद आता है एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाँ, माध्यमिक शिक्षा आयोग है प्रदीप जी, माध्यमिक शिक्षा आयोग बिल्कुल राइट आंसर है इसका, माध्यमिक सॉरी। अब बहुउद्देशीय स्कूलों की स्थापना की जाए, एक क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है परीक्षाओं में। बहुउद्देशीय बहुउद्देशीय स्कूलों की स्थापना की जाए। ये इनका मौलिक सुझाव नहीं था, इससे पहले एक समिति बनी थी, वो आप लोगों से पूछूंगा, रिकॉल कराता हूँ जिससे और अच्छी तैयारी हो आपकी। सर क्वेश्चन बनता है कि सर्वप्रथम बहुउद्देशीय स्कूल खोले जाने का सुझाव किसने दिया था। और एक क्वेश्चन यहाँ पर और कंसेप्चुअली बनता है कि बहुउद्देशीय स्कूलों से तात्पर्य है। दो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। पहला क्वेश्चन है बहुउद्देशीय स्कूलों को खोलने का सबसे पहले सुझाव किसने दिया, और दूसरा क्वेश्चन है कि बहुउद्देशीय स्कूलों का तात्पर्य है। क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछा जा सकता है। विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए छात्रों को व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए, व्यक्तिगत भिन्नताओं को हाँ, ताराचंद समिति है, राइट बताया है आप लोगों ने। ताराचंद समिति में बहुउद्देशीय स्कूल खोले जाने का सर्वप्रथम सुझाव दिया गया था। उसके बाद मुदालियर आयोग का गठन हुआ और मुदालियर आयोग ने बहुउद्देशीय स्कूल खोलने का सुझाव दिया। तो बहुउद्देशीय स्कूलों से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है कि बहुउद्देशीय स्कूलों से तात्पर्य है, बहुउद्देशीय स्कूलों से तात्पर्य है, चार विकल्प होंगे। विकलांग बालकों की शिक्षा से, विकलांग बालकों की शिक्षा से, और क्वेश्चन बी होगा विभिन्न कला कौशलों के विकास के लिए विभिन्न का, और विकल्प सी होगा बालिकाओं की शिक्षा के लिए, और विकल्प डी होगा उपरोक्त सभी। हाँ, तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। तो इसका जो राइट आंसर आप चुनेंगे, हाँ, आप लोगों ने डी बताया है। देखिए क्वेश्चन की जो प्रकृति है, बहुउद्देशीय स्कूलों से तात्पर्य है विकलांग बालकों की शिक्षा से, विभिन्न कला कौशलों के विकास के लिए, और बालिकाओं की शिक्षा के लिए। बहुत कंसेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है। हाँ, बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों ने बी बताया है, और इसका बी राइट आंसर होगा। समावेशी स्कूल होता तो उसका डी हो जाता। बी इसलिए होगा, बहुउद्देशीय स्कूलों का मतलब है कि विभिन्न प्रकार के बालक होते हैं, व्यक्तिगत इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती हैं, व्यक्तिगत भिन्नताएं बच्चों में पाई जाती हैं। तो वो माध्यमिक स्तर पर जो बहुउद्देशीय स्कूल होंगे वो विभिन्न प्रकार के कला कौशलों से बच्चे आएंगे और वो अपने अंदर किसी न किसी हुनर को विकसित करेंगे और व्यवसायिक प्रगति की ओर वो अग्रसर होंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, विभिन्न कला कौशलों के विकास के लिए। अब अगला बात करते हैं फैक्ट पर। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस आयोग ने ये सिफारिश की थी कि बड़े बड़े उद्योगों पर शैक्षिक व्यवसायिक कर लगाया जाए। तो औद्योगिक शिक्षा के विकास के लिए बड़े बड़े उद्योगों पर औद्योगिक शिक्षा कर लगाया जाए, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमें ध्यान में रखना है कि औद्योगिक शिक्षा कर लगाए जाने की सिफारिश मुदालियर आयोग ने की थी, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला सिफारिश थी, रिकमेंडेशन था मुदालियर आयोग का, वो था
माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान की शिक्षा अनिवार्य की जाए ताकि वो कुशल गृहिणी बन सकें, साथ ही साथ अपना व्यवसाय डेवलप कर सकें। तो माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा के लिए गृह विज्ञान की शिक्षा अनिवार्य की जाए। ये आयोग ने ये भी, हाँ, होम साइंस ये भी मुदालियर आयोग की महत्वपूर्ण सिफारिश थी और परीक्षाओं में पूछी जाती है। अगला अगला जो रिकमेंडेशन है, ग्रामीण क्षेत्रों के माध्यमिक विद्यालयों में कृषि, बागवानी, पशुपालन तथा कुटीर उद्योगों को प्राथमिकता दी जाए या प्रधानता दी जाए, एक ही बात है। ग्रामीण क्षेत्रों के माध्यमिक विद्यालयों में कृषि, बागवानी, पशुपालन तथा कुटीर उद्योगों की प्रधानता दी जाए। ये भी मुदालियर आयोग की रिकमेंडेशन है। और अगली रिकमेंडेशन थी, प्रत्येक प्रांत में आवासीय माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की जाए। प्रत्येक प्रांत में आवासीय माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की जाए। नेक्स्ट रिकमेंडेशन है, विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए उचित प्रबंधन किए जाएं ताकि जो विकलांग बच्चे हैं ये समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें। और समाज की मुख्य धारा से तात्पर्य होता है कि जिस तरीके से सामान्य बालक जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों में भाग लेते हैं, किसी न किसी व्यवसाय में निपुणता हासिल करते हैं, तो वो, और जो समाज के रिसेंट अपडेट घटना चक्र होता है, विभिन्न प्रकार के कंसेप्ट आते हैं समाज में, उन सबसे वो वाकिफ हो सके, इसके लिए उनके लिए शिक्षा दी जाए। क्योंकि जब तक व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा वो समाज में क्या हो रहा है वर्तमान समय में उन सबसे वो वाकिफ नहीं हो पाता है और कला कौशलों से जुड़े आर्थिक उन्नति करे। तो इस तरीके से विकलांग बच्चों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए आयोग ने बल दिया कि जल्दी से जल्दी सरकार जो है इस पर काम करे। फिर इन्होंने हायर सेकेंडरी पाठ्यक्रम को 7 समूह बनाए थे। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हायर सेकेंडरी पाठ्यक्रम में 7 समूह होने चाहिए और इन समूह में इन्होंने बताए थे मानव विज्ञान, विज्ञान, टेक्निकल विषय, वाणिज्य विषय, कृषि विज्ञान, ललित कलाएं और गृह विज्ञान। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि हायर सेकेंडरी में पाठ्यक्रम में कितने समूह की अनुशंसा की थी, तो 7 समूहों की अनुशंसा की थी, ये ध्यान में रखना है। और अंदर से अगर पूछ लेते हैं तो ये भी यहाँ पर आपको मिल रहा है, मानव विज्ञान, विज्ञान, टेक्निकल विषय, वाणिज्य विषय, कृषि विज्ञान, ललित कलाएं और गृह विज्ञान। अब शिक्षण विधियां कौन कौन सी रिकमेंड की थी आयोग ने, इस पर भी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आयोग ने कहा था, विद्यालय में शिक्षण विधियों का उद्देश्य केवल कुशलता पूर्वक ज्ञान प्रदान करना नहीं होना चाहिए, अपितु छात्रों में उपयुक्त मूल्यों, दृष्टिकोणों तथा करने की आदतों का विकास करना है। इसके लिए क्रिया प्रधान पद्धतियां तथा योजना पद्धति को स्थान दिया जाए। योजना पद्धति और क्रिया प्रधान, यहाँ ये 2 चीजें ध्यान में रखना है। 2 विधियां, क्रिया प्रदान जिसको लर्निंग बाय डूइंग कहते हैं, लर्निंग बाय डूइंग जो मेथड्स होते हैं। इसके अलावा परियोजना विधि, और परियोजना विधि का कंसेप्ट जो था अमेरिकी प्रैग्मैटिज्म विचारधारा के प्रैग्मैटिज्म विचारधारा के शिक्षा शास्त्री किलपैट्रिक ने इसका निर्माण किया था। किलपैट्रिक ने इसका निर्माण किया था। आधुनिक अमेरिका की तरक्की का मुख्य कारण वहाँ की शिक्षा है और प्रैग्मैटिज्म विचारधारा वहाँ शिक्षा में फल फूल रही है। और जो परियोजना विधियां हैं, ये विधियां जो हैं उद्देश्यपूर्ण विधियां होती हैं और किसी न किसी कला कौशल से रिलेटेड होती हैं जो बच्चे को आर्थिक प्रगति की ओर ले जाती हैं।
तो आप मुदालियर आयोग ने भी इन विधियों की वकालत की थी कि इन विधियों के माध्यम से बच्चों को पढ़ने के अवसर दिए जाएं और ये विधियां जो हैं अनुभव केंद्रित होती हैं। और अगर यहाँ से डीपली क्वेश्चन आए तो आप कह सकते हैं ये विधियां अनुभव केंद्रित होती हैं, अनुभव केंद्रित होती हैं। इनसे बच्चों को वास्तविक अनुभव प्राप्त होते हैं, अनुभव केंद्रित होती हैं और इनसे सीखा गया ज्ञान परमानेंट रहता है। अब चरित्र निर्माण की शिक्षा के लिए भी हाँ प्रोजेक्ट मेथड है, बिल्कुल राइट बताया आपने सर। अब आयोग ने चरित्र निर्माण की शिक्षा के संदर्भ में भी बात की थी और ये क्वेश्चन यहाँ से आता भी है। चरित्र निर्माण की शिक्षा के संदर्भ में माध्यमिक स्तर पर एनसीसी, एनएसएस, फर्स्ट एड आदि संबंधी कार्यक्रम सुचारू रूप से चलाए जाएं। और यहाँ से क्वेश्चन आता है कि एनसीसी, एनएसएस जैसे कार्यक्रमों के सबसे पहले किस आयोग ने रिकमेंड किया था। ये क्वेश्चन है आप लोगों से। मैंने एक बार टेस्ट सीरीज में एक क्वेश्चन शायद पूछा था आप लोगों से। प्लीज आंसर। एनसीसी, एनएसएस राष्ट्रीय सेवा और राष्ट्रीय एकता की भावना के विकास के लिए एनएसएस और एनसीसी जैसी और स्काउटिंग जैसी जो क्रियाएं हैं, सहगामी क्रियाएं हैं, इनकी किस आयोग ने सबसे पहले वकालत की थी कि इन्हें सिलेबस में शामिल किया जाए। हाँ बिल्कुल राइट आंसर बताया है आपने पाठक जी। राधा कृष्णन आयोग ने ये सबसे पहले रिकमेंड किया गया था। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा आयोग, मुदालियर आयोग ने भी कहा है कि माध्यमिक स्तर पर चरित्र निर्माण के लिए इन सब कार्यक्रमों को वरीयता दी जाए ताकि बच्चों के चरित्र जो है वो विकसित हो सके, एक राष्ट्रीय चरित्र विकसित हो सके। बिल्कुल राइट आंसर है मिश्रा जी आपका, सभी लोगों का। नेक्स्ट है निर्देशन एवं परामर्श और यहाँ से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाता है। प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में निर्देशनकर्ता और कैरियर मास्टर्स की नियुक्ति की जाए। कैरियर मास्टर्स की, तो कैरियर मास्टर से ही संबंधित क्वेश्चन आता है कि कैरियर मास्टर की नियुक्ति की जाए। कैरियर मास्टर्स की नियुक्ति की जाए, की नियुक्ति की जाए प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में, प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में, माध्यमिक विद्यालय में। ये आपका मुदालियर आयोग है और ध्यान रखना है यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। मुदालियर आयोग, मुदालियर आयोग। तो अगला इम्पोर्टेंट फेज है इसका, टॉपिक का दूसरा है छात्रों के मूल्यांकन का आधार आंतरिक परीक्षाएं, विद्यालय अभिलेख तथा नियतकालिक परीक्षाएं होनी चाहिए। नियतकालिक परीक्षाओं से तात्पर्य है जो सतत परीक्षाएं होती हैं, हाफ मंथली हो सकती हैं, हाफ ईयरली हो सकती हैं, जो सतत परीक्षाएं होती हैं और ये फॉर्मेटिव प्रकार की होती हैं, रचनात्मक परीक्षाएं होती हैं और इनसे बच्चे को विकास होता है। तो ये परीक्षाएं की जाएं। और प्रतीकात्मक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतीकात्मक होना चाहिए मूल्यांकन। छात्रों का मूल्यांकन आंकिक ना होकर, छात्रों का मूल्यांकन आंकिक ना होकर, अंकित ना होकर प्रतीकात्मक होना चाहिए, प्रतीकात्मक होना चाहिए, होना चाहिए। तो ये प्रतीकात्मक से मतलब है ग्रेड, ग्रेड प्रणाली। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ग्रेड सिस्टम की वकालत की गई है।
और एक सिफारिश और की थी इस आयोग ने, और ये इम्पोर्टेंट सिफारिश थी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट, सारे जो फैक्ट हैं आज वो सारे इम्पोर्टेंट हैं। सेकेंडरी पाठ्यक्रम की अवधि समाप्त हो जाने पर एक सार्वजनिक परीक्षा की जाए, राष्ट्रीय स्तर पर एक सार्वजनिक परीक्षा का आयोजन किया जाए। तो ये सिफारिश जो है ये भी ग्वालियर आयोग की सिफारिश है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रश्नावली थी आज की जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे ग्वालियर आयोग से रिलेटेड। अब बात करते हैं शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। और इस आयोग के मैंने क्वेश्चन भी बताया था आप लोगों को डिटेल स्टडी में कि जो प्रतिवेदन का था, शुरुआत कहाँ से हुई थी इसकी। जो सरकार जब मंत्री थे उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन मंत्री राष्ट्रपति थे भारत के, और छांगला मंत्री थे। तो कहने का मतलब ये है कि इस आयोग का जो प्रतिवेदन था वो शिक्षा और राष्ट्रीय विकास शीर्षक से प्रतिवेदन प्रेषित किया गया था सरकार की ओर। तो ये क्वेश्चन यहाँ से ये इंपॉर्टेंट बनता है, शिक्षा और राष्ट्रीय विकास, शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। राष्ट्रीय विकास कहीं कहीं पर प्रगति शब्द भी लिखा मिलेगा आपको, शिक्षा और प्रगति, राष्ट्रीय प्रगति। तो अंग्रेजी में एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, नेशन डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट शब्द को हिंदी की किताबों में कहीं कहीं पर प्रगति या विकास लिख देते हैं, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, प्रगति और डेवलप विकास एक ही बात है। तो इससे टाइटल से प्रतिवेदन सरकार को सौंपा गया, और शुरुआत ही होती है कि भारत के भविष्य का निर्माण, भारत के भविष्य का निर्माण, भारत के भविष्य का निर्माण, भारत के भविष्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है, उसकी कक्षाओं में हो रहा है। तो ये बहुत डीप क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयोग ने जो प्रतिवेदन दिया था, तो प्रतिवेदन की शुरुआत ही यहाँ से हुई है कि भारत के भविष्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है। दूसरा, एक बहुत व्यापक और समग्र शिक्षा पर इस आयोग ने सुझाव दिए थे। आयोग का उद्देश्य था, राधा कृष्णन ने ही कहा था, राष्ट्रपति ने, और यहाँ पर मैंने इसको कोट भी किया है, उनके शब्दों में ही पढ़ लेते हैं। तत्कालीन राष्ट्रपति राधाकृष्णन ने इस शिक्षा आयोग के उद्घाटन के अवसर पर कहा था, ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, आता है, इम्पोर्टेंट है। मेरी हार्दिक इच्छा है कि कमीशन शिक्षा के सभी पहलुओं, प्राथमिक, विश्वविद्यालय, टेक्निकल शिक्षा की जांच करे तथा ऐसे सुझाव दे जिससे हमारी शिक्षा व्यवस्था को अपने स्तरों पर उन्नति करने में सहायता मिल सके। ये स्टेटमेंट ऐसा आएगा, और 4 ऑप्शन होंगे कि ये स्टेटमेंट राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के संदर्भ में किसने कोट किया था, 1964-66 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, आप लोगों से क्वेश्चन है, उनका नाम आ सकता है। आयोग के अध्यक्ष का नाम आ सकता है डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, और भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भारत में प्रतिवर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, इनका। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है, और ये हमें ध्यान में रखना है, डॉक्टर राधाकृष्णन ने ये कोट किया था। और फैक्चुअल क्वेश्चन जो बनता है वो ये है कि 14 जुलाई 1964 को अपने प्रस्ताव में भारत सरकार ने आयोग की नियुक्ति की थी, 14 जुलाई 1964 को। तो इस तरीके से फैक्ट वाले क्वेश्चन हैं। अब आयोग का प्रतिपादन, आयोग ने 29 जून 1966 को, ये डेट याद रखना है, 19 जून 1966 को, 29 जून
29 जून 1966 को अपनी रिपोर्ट तत्कालीन शिक्षा मंत्री एम सी छांगला को प्रस्तुत की। तो यहाँ से दो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। एक तो फैक्ट क्वेश्चन है 29 जून 1966 को, और दूसरा ही इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन है कि उस समय भारत के शिक्षा मंत्री कौन थे। तो ध्यान में रखना है, उसमें भारत के जो शिक्षा मंत्री थे वो एम.सी. छांगला थे। इनको आयोग ने अपनी रिपोर्ट, अपना प्रतिवेदन सौंप दिया था। अब सुझाव पर बात करते हैं। कोठारी आयोग ने कौन कौन से सुझाव दिए थे। कोठारी आयोग के महत्वपूर्ण सुझाव हैं। एक 5 सूत्रीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था, शिक्षा और राष्ट्रीय लक्ष्य, एक टाइटल था, शीर्षक था 5 सूत्रीय कार्यक्रम। शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि, क्वेश्चन यहाँ से भी आपका बनेगा। एक, शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि। दूसरा, सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता का विकास। और तीसरा जो कार्यक्रम था, प्रजातंत्र की सुदृढ़ता। और चौथा था, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में तीव्रता। और पांचवा था, आध्यात्मिक मान्यताओं का विकास एवं चरित्र निर्माण। तो ये 5 सूत्रीय कार्यक्रम था, जिनके माध्यम से आयोग ने अपना संपूर्ण प्रतिवेदन सरकार को सौंपा था। और यहाँ पर ये 5 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि, सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता का विकास, प्रजातंत्र की सुदृढ़ता, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में तीव्रता, आध्यात्मिक मान्यताओं का विकास और चरित्र निर्माण। फिर नेक्स्ट है शिक्षा की संरचना। आयोग ने शिक्षा की संरचना बताई थी, और इस संरचना में से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, निश्चित रूप से 100% पूछा जाएगा एक क्वेश्चन। 1 से 3 वर्ष तक की पूर्व विद्यालय शिक्षा। दूसरा, 4 से 5 वर्ष तक निम्न प्राथमिक शिक्षा। 3 वर्ष की उच्च प्राथमिक शिक्षा। और तीसरा है 2 या 3 वर्ष की निम्न माध्यमिक शिक्षा, और 2 वर्ष की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा, जिसको हम 10th +2 +3 के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा 10th +2 +3। कोठारी आयोग निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछा जाता है, कोठारी आयोग। और इसको अब रिप्लेस किया है एनईपी 2020 ने। और अब ये हो गई है, आप लोगों से ही पूछ रहा हूँ जिससे आपका रिवाइज हो जाएगा एक बार फिर से। इसको अब रिप्लेस किया है, आप लोगों जो स्क्रीन पे है, मीनाक्षी पंत जी, धीरेन्द्र मिश्रा जी, हाँ, इसको रिप्लेस कर दिया है 2020 ने। लेकिन अब शिक्षा की संरचना, हाँ 53-34, बिल्कुल राइट आंसर बताया पाठक जी ने। अब ये रिप्लेस होकर हो गई है 53-34, ध्यान रखना है 5334। तो ऐसे क्वेश्चन आपके आएंगे और इम्पोर्टेंट है। अगला है शिक्षक की स्थिति। शिक्षक की स्थिति के संदर्भ में जो बातें बताई गई थी, इन पर भी एक नज़र से इन्हें देख लेते हैं। शिक्षक की स्थिति में शिक्षकों का न्यूनतम वेतन निर्धारित किया जाए, सरकारी गैर सरकारी वेतन समान हो। पहला इम्पोर्टेंट सिफारिश थी इनकी शिक्षक की स्थिति के संदर्भ में। क्वेश्चन यहाँ से आता है कि किस आयोग ने सरकारी और गैर सरकारी शिक्षकों की समान वेतन रखने की सरकार से सिफारिश की थी। तो ये समान वेतन चाहे प्राइवेट शिक्षक हो अथवा सरकारी शिक्षक हो, ये जो सुझाव दिया था, ये सुझाव जो था कोठारी आयोग ने दिया था। तो इम्पोर्टेंट है, ये हमें ध्यान में रखना है, कोठारी आयोग। दूसरा,
शिक्षकों के लिए सरकारी गृह निर्माण योजनाओं को प्रोत्साहन दिया जाए। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। शिक्षकों के लिए सरकारी गृह निर्माण योजनाओं को प्रोत्साहन दिया जाए, और इम्पोर्टेंट दोनों क्वेश्चन हैं। तीसरा, शिक्षकों पर चुनाव में भाग लेने पर किसी प्रकार का प्रतिबंध ना लगाया जाए। किसी प्रकार शिक्षकों पर चुनाव में भाग लेने पर किसी प्रकार का प्रतिबंध ना लगाया जाए। एक व्यवहारिक क्वेश्चन है, वर्तमान समय में किस स्तर के शिक्षक को चुनाव लड़ने की आज़ादी है और वो पद पर भी बना रहता है? माध्यमिक स्तर के शिक्षक को या विश्वविद्यालय स्तर के शिक्षक को? हाँ, योग्यता के आधार पर मुदालियर आयोग ने समान। अगला जो क्वेश्चन है, व्यवहारिक क्वेश्चन है कि किस स्तर के शिक्षक के लिए वो विधायक या सांसदीय का चुनाव भी लड़ सकता है और वो पद पर भी बना रह सकता है? ये क्वेश्चन आता है, जो प्रोफेसर होते हैं, प्रोफेसरों के लिए सुविधा है सरकार के द्वारा कि वो अपने पद पर भी बने रह सकते हैं, और हाँ बिल्कुल राइट बताया आपने, वो अपने पद पर भी बने रह सकते हैं और विधायक और सांसद भी वो चुने जा सकते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपका क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है अध्यापक शिक्षा। अध्यापक शिक्षा के संदर्भ में आयोग ने क्या कहा था? शिक्षा को एक विषय के रूप में स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में पढ़ाया जाए। शिक्षा को एक विषय के रूप में, जैसे उदाहरण के तौर पर उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 11th-12th में उत्तर प्रदेश जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, वो एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र जिसको बोलते हैं, शिक्षा शास्त्र, शिक्षा शास्त्र एक विषय के रूप में डेवलप है। शिक्षा शास्त्र उच्चतर माध्यमिक स्तर पर, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 11th और 12th में बालक जो है शिक्षा शास्त्र का अध्ययन कर सकता है। और हायर एजुकेशन में ग्रेजुएशन स्तर पर भी शिक्षा शास्त्र है, और उसके बाद फिर शिक्षा शास्त्र फैकल्टी भी है एज ए बीएड, बैचलर ऑफ एजुकेशन एक फैकल्टी बन जाती है, फैकल्टी। और फैकल्टी का मतलब होता है संकाय। इसकी अपनी लैब, लाइब्रेरी और शिक्षक अलग होते हैं। ये बीए से अलग होता है। तो इसलिए शिक्षा शास्त्र एक विषय के रूप में डेवलप किया जाए ये, और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में इसे पढ़ाया जाए। ये सिफारिश भी कोठारी आयोग ने की थी। कोठारी आयोग ने कोठारी आयोग ने आयोग ने दूसरा, सभी शिक्षा संस्थानों को ट्रेनिंग कॉलेज के नाम से पुकारा जाए, जहां पर शिक्षक तैयार किए जाते हैं, शिक्षक तैयार किए जाते हैं, उनको ट्रेनिंग कॉलेज के नाम से पुकारा जाए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आता है ट्रेनिंग कॉलेज के नाम से पुकारा जाए, पुकारा जाए। अगला, प्रत्येक राज्य में कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेजेस की स्थापना की जाए। प्रत्येक राज्य में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रत्येक राज्य में प्रत्येक राज्य में
कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेज की स्थापना की जाए, और जिसका मतलब है विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम हो, जहाँ विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम हो, तो ऐसे कॉलेजों की कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेजों की स्थापना की जाए। और ताकि जो देखो, जितनी व्यापकता बढ़ेगी पाठ्यक्रम की, जितना व्यापकता बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी, उतनी ही ज़्यादा बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो भारत में शिक्षित बेरोजगारी का एक मुख्य कारण रहा कि बालकों को समय समय पर और विशेषकर उच्चतर माध्यमिक स्तर पर जब बच्चा 10th क्वालिफाई कर लेता है, 10th क्वालिफाई करने के बाद बालक के पास उचित गाइडेंस और काउंसलिंग नहीं मिल पाती है, और उचित गाइडेंस और काउंसलिंग ना मिलने के कारण उसे यही नहीं पता होता है कि हमारे अंदर स्किल क्या है, हमारे अंदर एप्टीट्यूड क्या है, और कौन सी हमारी पोटेंशियल एबिलिटी है, जिसको वो जानकर उस दिशा में उन विषयों को चुनाव करे। तो यहाँ पर दो बातें निकल कर आती हैं। पहली तो फेज ये है कि बालक को अपनी क्षमताओं का ज्ञान होना चाहिए, और वो ज्ञान जो है एक शिक्षक अथवा माता पिता अगर उचित तरीके से मार्गदर्शन करते हैं बच्चे का, तब उसे प्राप्त होता है, नॉलेज होती है उसे कि मैं ये कर सकता हूँ, मेरे अंदर क्या, किस क्षेत्र में जाने की अपील है, तो ये अपील वो बच्चा जान लेता है। फिर दूसरा महत्वपूर्ण आता है कि पाठ्यक्रम में इतनी वैरायटी हो विद्यालय स्तर पर, जहाँ पर वो अपनी रुचि के अनुसार अपना पाठ्यक्रम चुन सके, और जब वो अपनी रुचि के अनुसार पाठ्यक्रम चुन लेगा तो वो सरकारी नौकरी या नौकरी के लिए इतना परेशान नहीं होगा। निश्चित रूप से उसके लिए जो उसकी बेरोजगारी है, वो बेरोजगारी वो खत्म कर लेगा। तो इस तरीके से पाठ्यक्रम कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए कॉलेज जो है। अगला जो महत्वपूर्ण है हो गया आपका ये पेज। अगली बात जो थी इस आयोग ने जो और महत्वपूर्ण बताई हैं, ट्रेनिंग कॉलेज के शिक्षकों के पास 2 स्नातकोत्तर तथा शिक्षा की उपाधि होना अनिवार्य है। 2 स्नातकोत्तर से तात्पर्य है यानी डबल पीजी हो, और साथ में बीएड की डिग्री, तो वो लोग ही एजुकेटर अर्थात ट्रेनिंग कॉलेजेस में प्रशिक्षण का कार्य कर सकते हैं। इस आयोग में ये सिफारिश की गई थी। अगला जो महत्वपूर्ण सुझाव था, अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए ग्रीष्मकालीन संस्थाओं की व्यवस्था की जाए। बिंदु 3, ओके। देखिए, प्रत्येक राज्य में कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेजेस की स्थापना की जाए। कॉम्प्रिहेंसिव का जो मतलब होता है वो होता है व्यापकता, और व्यापकता से तात्पर्य है जहाँ पर विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम संचालित किए जाएं, ताकि प्रत्येक बालक जो है अपनी रुचि रुझान और योग्यता के अनुसार अपने पाठ्यक्रम का चुनाव कर सके, और वो अपना कैरियर जो है अपनी इंडिविजुअल एबिलिटी के अनुसार, या जिसको टेक्निकल भाषा में बोलते हैं अपटीट्यूड वर्ड आता है, अपटीट्यूड, अपने अपटीट्यूड के अनुसार वो विषयों का चुनाव कर सके, विषयों का या पाठ्यक्रमों का, विषयों का या पाठ्यक्रमों का चुनाव कर सके, ताकि वो जो है आगे चलकर अपना आर्थिक प्रगति कर सके। अगला ट्रेनिंग कॉलेज हो गया था। अब है अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए ग्रीष्मकालीन संस्थाओं की व्यवस्था की जाए, जहां पर वो जो है शिक्षण प्राप्त कर सकें और अपनी गुणवत्ता में वृद्धि कर सकें। प्रत्येक विश्वविद्यालय एवं कॉलेज में नए शिक्षकों के लिए नियमित रूप से और ये अनुस्थापन
पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जाए, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर बात आती है शैक्षिक अवसरों की समानता। अगले 10 वर्षों में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार पूछा गया है। अगले 10 वर्षों में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा तथा विश्वविद्यालय शिक्षा को शुल्क मुक्त कर दिया जाए, और वो भी केवल आर्थिक आधार पर। इस यहाँ पर कोई जाति, धर्म या लिंग का किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो इस तरीके से कोठारी आयोग की ये मुख्य सिफारिशें थी। इसके अलावा माध्यमिक स्कूल तथा कॉलेजों में बुक बैंक की व्यवस्था की जाए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। हाँ, बिल्कुल राइट बताया आपने अपनी अभिरुचि के अनुसार, और बहुत सही। एप्टीट्यूड का शुद्ध मीनिंग यही होता है, अभिरुचि, आपने राइट बताया। शिक्षा के सभी स्तरों पर प्रतिभावान निर्धन छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की जाए, सभी स्तरों पर, चाहे वो प्राथमिक स्तर पर हो, माध्यमिक स्तर पर हो अथवा विश्वविद्यालय स्तर पर हो। संविधान के लक्ष्य की पूर्ति के लिए देश के सभी भागों में 7 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दी जाए, और इससे कठोर रूप से सन 1985-86 तक लागू किया जाए, या इसको लक्ष्य मानकर इसको प्राप्त किया जाए। अगली सिफारिश थी माध्यमिक शिक्षा को व्यवसायी मुख बनाया जाए, और कम से कम 50% छात्रों को व्यवसाय की ओर उन्मुख किया जाए या प्रेरित किया जाए। तो आज की क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं, और ठीक 5-7 मिनट बाद आपकी सेकेंड क्लास अब शुरू हो जाएगी। 5-7 मिनट का ब्रेक है, और आप लोग फिर पुनः उससे जुड़ जाएं, आप लोग भी रिफ्रेश हो जाएं। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए गुड डे।